गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिसलेनियस कॉमन एरर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है द इंटरिम रिपोर्ट डजंट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। यह एसएससी 2006 में पूछा जा चुका है। द इंटरिम रिपोर्ट डजंट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज। कॉजेज नाउन है, इसकी विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए। प्रिंसिपल एडजेक्टिव है ही नहीं, यह है नाउन, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत और प्रिंसिपल मीन्स प्रधान, प्रमुख। तो यहां प्रिंसिपल शब्द के बदले प्रिंसिपल शब्द हमें देना होगा। प्रिंसिपल यानी प्रमुख कारण जो थे उनकी बात की गई थी, जबकि यहां बात हो रही है सिद्धांत की, इसीलिए यह आपका एरर नंबर आंसर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। उनके अंदर का जज उन पर हावी हो गया और पिता होते हुए भी अपने बेटे को फांसी की सजा सुना दिए। सेंटेंस सजा सुनाना, सजा देना। सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये सीखने का चीज है। सेंटेंस के बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है। सेंटेंस मीन सजा देना। प्रिवेल अपॉन हावी होना, प्रिवेल अपॉन हावी होना। तो जज इन हिम, यहां एक ग्रामेटिकल टर्म है, जज के पहले द होना चाहिए था, क्योंकि जज इन हिम यहां आर्टिकल का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। यह ट्रिक है कि द हमें वहां लगाना है जहां रिलेशन या पोस्ट को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद इन लगा हो। अगर रिलेशन या पोस्ट को व्यक्त करने वाले शब्द के बाद इन दिखाई पड़े तो आपको हमेशा द का प्रयोग करना है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और हमें लिखना होगा द जज इन हिम, द जज इन हिम, द टीचर इन हिम, द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द सिस्टर इन हर, द डॉक्टर इन हिम या हर। इस तरह से हमें लिखना होता है, तो आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट शब्द यह क्वेश्चन सीजीएल 2011 में आ चुका है। यह इक्विपमेंट शब्द जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नाउन एंड नंबर चैप्टर से यह क्वेश्चन हुआ। इक्विपमेंट शब्द को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए आंसर होगा 3। इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। यह थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ग्रामर के रूल पर इजीली पकड़ में आने वाला नहीं है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। अपने बजट को बैलेंस करने के लिए मुझे कुछ और स्रोत को फाइंड आउट करना होगा। तो यहां लिख दिया गया सम मीन्स कुछ, जो कि अर्थहीन हो जाएगा। कुछ और यानी जो है उससे अलग कुछ, तो केवल सम से काम चलने वाला नहीं है। यहां लिखना होगा सम अदर, सम और अदर, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए 4 का आंसर 2 होगा। यह एफसीआई एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आया था। सम मतलब कुछ होता है, जब कुछ अन्य कहना हो, कुछ अन्य कुछ और, तो हमें सम के बाद अदर का प्रयोग करना होता है, और इसी के चलते यह यहाँ पर एरर था। क्वेश्चन नंबर 5, संजय हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। यह क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में आया था। संजय हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। यहां शब्दों पर ध्यान दें, यह क्वेश्चन टेंस से है।
संजय 3 बार ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को देखता आ रहा है, 3 बार देखता आ रहा है या 3 बार देख चुका है, तो बिल्कुल होना चाहिए था 3 बार देख चुका है। इसलिए एरर नंबर 1, पार्ट 1 में एरर है। हैज बीन वॉचिंग के बदले हमें प्रयोग करना होगा हैज वॉच्ड का, हैज वॉच्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस। यहां हैज वॉच्ड होगा, 3 बार देखता रहा है नहीं, 3 बार देख चुका है, इसलिए हैज वॉच्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। The technician reminded them to have a thoroughly cleaning, यहीं पर एरर है। thoroughly शब्द यहां गलत है, thoroughly के बदले थॉरो शब्द हमें वहां लिखना होगा। क्यों थॉरो शब्द लिखना होगा? तो क्लीनिंग वहां नाउन का काम कर रहा है, क्लीनिंग नाउन का काम कर रहा है, और नाउन के पहले आने वाले एडवर्ब को हमें एडजेक्टिव में बदलना होता है। और आप जानते हैं कि ly हटा देने पर बहुत सारे एडवर्ब एडजेक्टिव में बदल जाते हैं, तो थॉरोली का एडजेक्टिव हो जाएगा थॉरो, और आंसर यही होगा इस ब्लॉक, यानी ये 2 नंबर ब्लॉक में है, तो इसका आंसर होगा 2। थॉरोली के बदले हम थॉरो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, he had no excuse for attacking that old man। उस ओल्ड मैन पर अटैक करने के पीछे उसका कोई एक्यूज नहीं था। यहाँ एक्यूज शब्द ही गलत है कि ये सीजीएल 2015 में आया था, कोई एक्सक्यूज नहीं था, अटैक उसने कर दिया है, अब बहाना क्या बनाएगा वो, यानी वहां बहाना वाला शब्द चाहिए, यानी वहां हमें एक्सक्यूज शब्द देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इन प्लेस ऑफ एक्यूज। एक्यूज मीन्स दोषारोपण करना, आरोप लगाना, और यहाँ ये निरर्थक है, इसके जगह पर एक्सक्यूज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। यह एक इडियम है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या अनटच्ड, कोई कसर न छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड या अनटच्ड, यानी हर संभव प्रयास करना। टू ट्राई अटमस्ट, जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रयास करना कहा जाता है, कोई कसर नहीं छोड़ना। तो ही हैड नो। क्वेश्चन नंबर 8, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। यह प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, अचीव के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग ही नहीं होता है। अचीव के बाद हम सीधे उस चीज को रखते हैं जिसे हमें अचीव करना होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक एरर, और दूसरा एरर यहाँ ऑब्जेक्ट शब्द भी गलत है। किसी व्यक्ति को किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए टू लीव नो स्टोन अनटर्न जैसे पैटर्न का प्रयोग नहीं होता। उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी होगी, इसलिए वहां डबल एरर है। ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और फॉर को हमें हटा देना होगा। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की लेकिन तुम कभी नहीं आए। यह गलत है। हालांकि यह क्वेश्चन कई सेट्स में, जितने भी मैगजीन्स आते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है, मैंने देखा कई जगह यह गलत एक्सप्लेन किया जा चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबों ने लिखा है नो एरर, नो एरर, लेकिन यहाँ एरर है। समझ में नहीं आया है लोगों को क्या एरर है। नेवर शब्द जो है यह यहाँ पर नहीं होगा। यू नेवर टर्न्ड अप, टर्न अप उपस्थित होना, हाजिर होना। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की लेकिन तुम कभी नहीं आए, यह पैटर्न गलत है। ऐसा लिख नहीं सकते हम। मैं अगर किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं तो वह एक बार आएगा,
अगर इधर प्रतीक्षा करने में हम लिखे होते कि बार बार प्रतीक्षा की लेकिन तुम कभी नहीं आए, तब वाक्य सही हो जाता। इसलिए मैं कहूंगा कि इसका आंसर होगा टू, और लिखना पड़ेगा डिडंट, यू डिडंट टर्न अप। तो ये 2 और 3 दोनों को प्रभावित कर देगा, 3 को भी प्रभावित कर देगा। हमें लिखना होगा डिड नॉट टर्न अप। एक और क्वेश्चन आया था एक बार बहुत पहले बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन में, गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न डैश डैश, अपना कुछ और था। तो गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न, गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न, गांधी जी का जन्म बार बार हुआ था गांधी जी के रूप में, ये तो हम कह नहीं सकते। और गांधी जी के रूप में तो एक ही बार जन्म हुआ था, तो गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न हमें कहना होगा। तो नेवर का प्रयोग फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, इसका प्रयोग आप वहीं कर सकते हैं जहां कोई चीज बार बार नहीं हुआ, इसलिए इससे बचना होगा। अगर बार बार का सेंस नहीं आया हो तो आप नेवर का प्रयोग न करें, वहां नॉट का प्रयोग करें। कई लेखकों ने कई मैगजीन्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखते हैं, देते हैं अपने मैगजीन में, उनमें ये सारा आंसर गलत है। नेवर के जगह पर डिड नॉट होगा, और उससे यह प्रभावित हो जाएगा जब डिड लगाएंगे तो टर्न अप के जगह पर टर्न अप होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉयर deduced फ्रॉम, यहाँ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको मिला, deduce फ्रॉम, deduce के बाद हमेशा फ्रॉम ही लगता है, deduce फ्रॉम निष्कर्ष निकालना। तो द लॉयर deduced फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस दैट द accused was involved in the heinous crime। वाक्य में एरर नहीं है, एग्जिस्टिंग एविडेंसेस यानी जो उस समय सबूत वहां पर थे, उससे जज लॉयर ने निष्कर्ष निकाल लिया कि एक्यूज्ड हीनस क्राइम में संलिप्त नहीं था। इन्वॉल्व के बाद इन लगना चाहिए, लगा हुआ है, एक्यूज्ड के साथ वॉज लगना चाहिए, लगा हुआ है, क्राइम वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, यानी इसमें है नो एरर। यह सीपीओ 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, nowadays he teaches physics because of the teacher of physics has been absenting himself for a month। यहाँ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपको रूल मिल रहा है, यहाँ एरर नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रिवीजन के लिए मैं यह चीज आपको बता दे रहा हूँ। एब्सेंट के बाद हिमसेल्फ यहाँ लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ वर्ब हैं जिनमें यह एब्सेंट भी आता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लेता है, इसलिए यहाँ हिमसेल्फ सही है। तो गलत क्या है, नाउअडेज ही इज टीचिंग होना चाहिए था। आजकल वे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के शिक्षक अपने आप को 1 महीने से अनुपस्थित रखे हुए हैं। तो जब वाक्य में नाउअडेज लगा हो, जब वाक्य में दिस डेज लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, केवल नाउ लगा हो, तो उस स्थिति में हमें इज एम आर प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करना होता है। इसलिए ही टीचेज नहीं, ही इज टीचिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। बच्चों वाला क्वेश्चन है यह। योर पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर के बाद एक नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो हमें योर को योर्स में बदलना होगा। अगर माई के बाद नाउन ना हो तो हमें उस माई को माइन में बदलना पड़ता है। हर के बाद नाउन ना हो तो उस हर को हमें हर्ष में बदलना पड़ता है। तो इस तरह से ये आज के सेट्स में 12 क्वेश्चन थे, और इन 12 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन बना करके, और फिर आपको बोर्ड पर अगले क्लास में बताएंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।